वन का जो है फिजिकल वर्ल्ड का जो है हमने इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन है चैप्टर 1 का, उसके बारे में जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लास्ट पार्ट हमने क्या देखा था, लास्ट टॉपिक जो है हमने डिस्कस किया था थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स, कि हम लोग कहाँ पर जो है ज्यादा जो है जोर देकर जो है स्टडी करते हैं। वहां पर हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था यूनिफिकेशन और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, रिडक्शन। ठीक है, ये दो थ्रस्ट एरिया थे। अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। मतलब ये क्या है कि फिजिक्स का जो है स्कोप क्या है। ठीक है, स्कोप का मतलब क्या है कि मिनिमम कहाँ से हम लोग मैक्सिमम कहाँ तक जो है फिजिक्स के अंडर में जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा स्कोप। उसके बाद एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट तो समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ नई चीजें अगर हमको मिलती हैं तो उससे हमको जोश मिलता है। ठीक है, हम लोग एक्साइटमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसका स्कोप कहाँ तक है और इसमें क्या क्या एक्साइटमेंट जो है। ठीक है, सो देखो, अगर हम लोग बात करें फिजिक्स के स्कोप की, तो फिजिक्स का जो स्कोप है अगर हम लोग बात करें तो ये एक एटम के न्यूक्लियस से, या मैं बोलूं एटम के न्यूक्लियस से भी छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, जिसका साइज कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर के अप्रोक्स। ठीक है, 10⁻⁻15 से लेकर इस दुनिया का जो है सबसे बड़ा जो साइज है, वो साइज कितना है, सबसे बड़ा साइज है हमारा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स। और यूनिवर्स का जो साइज है वो कितना है 10⁻26। ठीक है, मतलब फिजिक्स में हम लोग सबसे छोटा कितना चीज को पढ़ते हैं, कौन सा चीज को पढ़ते हैं, सबसे छोटा एक इलेक्ट्रॉन को, जिसका साइज कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। और सबसे बड़ा किसको स्टडी करते हैं हम लोग, यूनिवर्स को। ये हो गया लेंथ के टर्म्स में। ठीक है, इतना छोटा से लेके इतना बड़ा। अगर हम लोग बात करें मास के टर्म्स में, कि कितना छोटा मास को हम लोग स्टडी करते हैं और कितने बड़े मास को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मास के टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो वही सबसे छोटा पार्टिकल इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 10⁻31 kg। आप लोग पढ़े होंगे। इतना छोटा सा मास से लेकर हम लोग एक स्टार के मास, जैसे सन का मास होता है 10⁻55 kg, इतने हैवी मास तक जो है हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। समझ में आ गया? तो लेंथ के टर्म्स में ये, और मास के टर्म्स में इतना छोटा से इतना बड़ा चीज तक हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग टाइम के टर्म्स में बात करें, तो टाइम के टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे लाइट जो होता है वो इसकी स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना मीटर जाता है। ठीक है, तो 1 मीटर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, 1 मीटर जाने में इसको लगेगा 1/3 × 10⁻18 सेकेंड। तो ये कितना आएगा, ऑलमोस्ट जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻23 के आसपास आएगा। ठीक है, तो इतना छोटा टाइम को भी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इतने छोटे से टाइम में लाइट क्या होता है 1 मीटर चले जा रहा है। ठीक है, मतलब हमारे पलक झपकने से भी कम टाइम में क्या होता है, लाइट 1 मीटर क्या कर लिया रहता है, ट्रेवल कर लिया रहता है। इतना टाइम को हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद सबसे हाईएस्ट टाइम का कितना स्टडी करते हैं हम लोग 10⁻18 सेकेंड का, इतने टाइम का हम लोग स्टडी करते हैं। किसी स्टार के फॉर्मेशन में, या किसी न्यूक्लियस के ब्रेकडाउन होने में, या किसी के कॉम्बिनेशन होने में, तो इतने टाइम का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी जो है करते हैं। ठीक है, तो इसका स्कोप समझ में आ गया। एक चींटी से लेके, जैसे हम लोग बात करें तो एक चींटी से लेके एक हाथी तक का पूरा स्टडी जो है हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टडी करने के लिए जो हमारे पास जो है हमने दो मेथड बनाए, या दो तरीका बनाया, मेथड नहीं बोलेंगे हम लोग, दो कैटेगराइजेशन किया। एक कैटेगराइजेशन में हमने उन चीजों को रखा जो हमको अपनी आंखों से दिखता था। ठीक है, अब लोग खुली आंखों से जिनको देख सकते थे, उसका स्टडी करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक स्टडी जो है कहलाता है। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, ये चीजें हमको खुली आंखों से नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरेज का यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं,
लेजर लेजर क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो वो चीजें जो हमको नहीं दिखती हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं किसके अंडर में, माइक्रोस्कोपिक में। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक, ये दोनों चीजें याद रखना। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पर, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर। ठीक है, तो जो चीजें हमको दिखती हैं, जहां तक हमारी फिजिकल रीच हो सकती है वो क्या कहलाएगा, माइक्रोस्कोपिक। और जहां तक हमारी फिजिकल रीच नहीं होगी वह क्या कहलाएगी, वो कहलाएगा माइक्रोस्कोपिक जो है ये कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलो, ये था इसका स्कोप था। अब अगर हम लोग बात करें इसमें एक्साइटमेंट कितना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं, आप जितना भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, पी हो, उन सब में से सबसे एक्साइटमेंट जो चीज है या एक्साइटमेंट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, आपका फिजिक्स है। क्योंकि इसमें आप जो चीज पढ़ते हो उसको प्रैक्टिकली आप देख सकते हो। जैसे आप पढ़ोगे हीट इंजन, हीट इंजन कैसे काम करता है, आप सब बाइक चलाते हो, पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल इंजन में जाता है, बर्न होता है, एक्सेलरेट होता है, फोर्स क्रिएट होता है, स्पीड बढ़ती है। ये जो फिजिक्स एक ऐसा चीज है जिसमें इमेजिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जो चीज स्टडी करते हो आप उसको डेली लाइफ में देख सकते हो। ठीक है, जैसे आप क्लास 12th में जाकर पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे। जैसे हम लोग फोन में बात करते हैं तो हम लोग फोन यहाँ यूज करते हैं और कई किलोमीटर दूर हम लोग अपने फ्रेंड से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो कैसे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा क्या है, एक्साइटमेंट है। ठीक है, तो ये जो एक्साइटमेंट है ये अलग अलग टाइम पे क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे जब हम लोग पढ़ाई करते थे, जब मैं पढ़ाई करता था या हम लोगों के बैच के लोग पढ़ाई करते थे, उस समय हमारे जो एक्साइटमेंट होते थे, सबसे ज्यादा हम लोग एक्साइटेड किस चीज को लेकर हुए थे, जब हमारे हाथ में सबसे पहली बार फोन आया था। और वो भी फोन कैसा फोन था, वो फोन था डब्बा वाला नोकिया 1208। ठीक है, नोकिया 1208 जब हम लोग पहली बार फोन हमको मिला तो हम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि पूछो मत। ठीक है, हमको ऐसा लगता था कि हमने बहुत बड़ा चीज जो है क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है करके। ठीक है, आज देखो आपके लिए एक्साइटमेंट का चीज क्या है, आपके पास स्मार्टफोन है, आप स्मार्टफोन में जो है वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, ठीक है, चैटिंग कर सकते हो, सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग टाइम में जो क्या होता है, एक्साइटमेंट का जो तरीका होता है या एक्साइटमेंट के जो वेज होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोगों से पहले के टाइम के जो लोग थे, उन लोग किस चीज को देखकर एक्साइटेड होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को देखकर उन लोग एक्साइटेड हो जाते थे। ठीक है, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई चीज था जिसको रिकॉर्ड करके हम लोग दूसरी बार देख सकते थे। तो ये एक चमत्कार से उस समय कम नहीं था। तो लोग, अगर लोगों के घर में एक टीवी होता था या एक गांव में एक टीवी जब होता था किसी के यहाँ, तो पूरे गांव वाले वहां तक देखने के लिए क्या होते थे, पहुंच जाते थे। ठीक है, तो ये जो है क्या है, स्पेशलिटी है, ये एक्साइटमेंट है, फिजिक्स की बात है। ठीक है, उसके बाद और एक्साइटमेंट की बात करें तो जब पहली बार कंप्यूटर बना, ठीक है, पहली बार कंप्यूटर बना, तो कंप्यूटर का साइज जो है एक रूम से भी बड़ा था, एक घर के बराबर था, जिसका एक बटन एक कमरे में था, दूसरा बटन दूसरे कमरे में था, इतना बड़ा चीज था। लेकिन इतना बड़ा चीज होने के बावजूद भी लोग उसको देख कर क्या होते थे, दूर दूर से देखने जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे। ठीक है, कि दुनिया में एक ऐसी मशीन है जो क्या कर सकती है, हमारे कैलकुलेशन को इजी बना सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है। अब जैसे अगर ह्यूमन बींग्स भी कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, बहुत सारे एरर आने के चांसेस होते हैं। आप लोग भी कई बार मल्टीप्लाई डिवीजन करते हो तो गलती होता है। लेकिन जब कंप्यूटर बना और लोगों को यह पता चला कि ये एक ऐसी मशीन है जिससे कभी भी कोई गलती जो है नहीं हो सकती कैलकुलेशन में, तो लोग क्या करने लगे, एक्साइटेड होने लगे। जो हम लोग 5 मिनट में कैलकुलेशन करते थे वो विद इन 5 सेकेंड या 5 माइक्रो सेकेंड वो कैलकुलेट करके दे देता था। तो जब कंप्यूटर बना तो उस टाइम के लोग एक्साइटेड हुए। जब एरोप्लेन बना तो एरोप्लेन लोग एक्साइटेड हुए कि हम लोग उड़ कर जाएंगे। अभी तक तो हमने पुरानों कहानी में ही सुना था कि लोग उड़ते थे, लेकिन अब इंसान भी उड़ने लगा। तो ये सब क्या है, एक्साइटेड है। तो एक्साइटेड जो होता है वो अलग अलग टाइम पर जो है अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। अभी आपके लिए एक्साइटमेंट है स्मार्टफोन। हो सकता है कि आज से 10 साल बाद जो नया जनरेशन आएगा उनके लिए एक्साइटमेंट का चीज ये स्मार्टफोन ना होकर क्या होगा, एक रोबोट हो सकता है।
ठीक है। वैसे भी पूरा जो इंडिया है या पूरा वर्ल्ड है वो क्या हो रहा है, मॉडर्नाइज हो रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो रहा है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से आज हर आदमी के पॉकेट में एक छोटा सा कंप्यूटर है, पहले इतना बड़ा कंप्यूटर था रूम के बड़ा, अब उतना वो कंप्यूटर अब कन्वर्ट हो गया किसमें, पॉकेट में। मतलब इतना बड़ा कंप्यूटर जो था पहले, जो एक जगह से दूसरी जगह पर उठा के ले जाने के लिए क्रेन्स की जरूरत पड़ती थी, अब वही कंप्यूटर हम लोग क्या करते हैं, फोन के रूप में, मोबाइल के फॉर्म में हम लोग अपने पॉकेट में लेकर घूमते हैं, ठीक है। तो देखो कितना बड़ा एक्साइटमेंट है, कितना बड़ा डेवलपमेंट है। और ये किसने किया, फिजिक्स ने किया, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी ने किया, फिजिक्स के प्रिंसिपल ने किया, ठीक है। तो आने वाले 10 साल में या 15 साल में हो सकता है कि जिस तरीके से अभी हर एक के पॉकेट में क्या है, मोबाइल फोन है, हो सकता है हर एक के पॉकेट में क्या हो, एक रोबोट हो, या हर एक आदमी के साथ एक रोबोट हो। तो सोचो वो दुनिया कैसी होगी। अभी आपके पास मोबाइल फोन है तो इतनी फैसिलिटी है, सोचो अगर एक रोबोट आपके कहे के अनुसार काम करेगा, बोलोगे कि आई नीड वाटर तो वो पानी ला के देगा, ठीक है। बोलोगे कि मेरे को गर्मी लग रही है तो एसी चलाएगा, ठंडा करेगा। वो उसको बोलोगे कि मेरा होमवर्क कर दो तो होमवर्क करेगा। उसको बोलोगे कि मेरा बाइक खराब हो गया चेक करो तो सब काम कर देगा। तो सोचो तब लाइफ और कैसी होगी, सोचो कैसा एक्साइटमेंट हो रहा है, ठीक है। कि अब हम बैठे बैठे हम उससे खाना भी बनवा सकते हैं इवन, ठीक है। हम उससे खाना भी बनवा सकते हैं, अपने घर की साफ सफाई भी करवा सकते हैं, सब चीज करवा सकते हैं रोबोट से, ठीक है। तो वो कितना बड़ा एक्साइटमेंट होगा, ठीक है। और ये सब किसके वजह से हो रहा है, फिजिक्स के वजह से। क्योंकि फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज करके तो इंजीनियर क्या करते हैं, इंजीनियर्स जो होते हैं इसी के प्रिंसिपल को यूज करके डिवाइस बनाते हैं। जैसे फिजिक्स में एक प्रिंसिपल है बर्नौली का प्रिंसिपल, ठीक है। आप लोग जो है क्लास 11th में भी पढ़ेंगे, हम लोग आगे जाएंगे तो बर्नौली का प्रिंसिपल, बर्नौली के प्रिंसिपल को यूज करके जो है लोगों ने क्या किया, राइट ब्रदर्स ने जो है एरोप्लेन बना दिया, ठीक है। तो सोचो बनाया किसने, इंजीनियर्स ने, लेकिन दिमाग किसका यूज हुआ या प्रिंसिपल किसका यूज हुआ, फिजिक्स का। तो ये फिजिक्स में क्या है, इतने सारे जो है एक्साइटमेंट है, ठीक है। हो सकता है कि रोबोट के अलावा आपको एक ऐसी चीजें मिल जाए जिससे आप कुछ ही सेकंड में क्या कर सको, एक जगह से दूसरे जगह जो है पहुंच सको, ये भी पॉसिबल है। साइंस में जो है ऐसा नहीं कि कोई चीज पॉसिबल नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल बोलते हैं ना, तो साइंस में जो है हर चीज पॉसिबल है। आप गायब भी हो सकते हो, जैसे मिस्टर इंडिया जैसे जो वो तो एक मूवी थी जिसमें दिखाया गया था। हो सकता है इन फ्यूचर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए कि आप मिस्टर इंडिया भी हो सकते हो, मतलब एक जगह से गायब भी हो सकते हो। ये सब क्या है, फिजिक्स के जो है जादू है। समझ में आ गया। तो ये है हमारा स्कोप एंड एक्साइटमेंट। अब हम लोग थोड़ा सा जो है इसमें एक चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो फिजिक्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो जो फिजिक्स है हमारा वो बेसिकली जो है दो पार्ट में जो है डिवाइडेड है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। एक क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स वो होता है जिसमें हम लोग 1900s के पहले के चीजों को पढ़ते हैं। मतलब न्यूटन के जमाने का, गैलीलियो के जमाने का, आइंस्टीन के जमाने का, उसके चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। मैकेनिक्स पढ़ते हैं, हीट इंजन पढ़ते हैं, साउंड के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, कूलम्स की स्टडीज पढ़ते हैं, तो उसके बाद बर्नौलीज के प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो ये सब किसमें आते हैं, क्लासिकल फिजिक्स के अंडर में जो है आते हैं, जो कि 1900 के पहले के हैं। मॉडर्न फिजिक्स में कौन आता है, 1900 के बाद के जो है आते हैं, 1900 के बाद के, जिसमें आप पढ़ोगे टीवी कैसे काम करता है, रेडियो कैसे काम करता है, मोबाइल कैसे काम करता है, ठीक है, वीडियो कॉलिंग कैसे काम करता है, कंप्यूटर जो है कैसे इतना फास्ट वर्क करता है। तो ये जो फिजिक्स है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है क्लासिकल फिजिक्स जो कि 1900 से पहले की है, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स जो कि 1900 के बाद की, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर जो है दिया है। क्लासिकल फिजिक्स में आप पढ़ोगे मैकेनिक्स के बारे में, मोटर के बारे में, फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ोगे, चार्जेस कैसे होते हैं, लाइट के बारे में पढ़ोगे। लाइट के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है। तो आप ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ोगे। क्लास 12th में जब जाओगे तो वहां पर रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे। इवन आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है। लाइट के बारे में पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ोगे। ये सब क्या है, क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में आप क्या पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ोगे इन सब कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में। जैसे एक जगह मैच हो रहा होता है, दूसरे जगह हम लोग अपने फोन से लाइव देख सकते हैं।
लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल, वो हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिक्स का क्लासिफिकेशन, मॉडर्न फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, और अभी जो हम क्लास 11th में पूरा का पूरा सिलेबस है वो पूरा का पूरा क्लासिकल फिजिक्स है। इवन क्लास 12 का 80% जो सिलेबस है, क्लास 12 का 80% सिलेबस क्या है, वो भी क्लासिकल फिजिक्स ही है। ठीक है, आप क्लास 11th में तो पढ़े ही हुई, पूरा का पूरा क्लासिकल फिजिक्स ही पढ़ोगे, न्यूटन आइंस्टीन पूरा यही चीज आपका निकल जाएगा क्लास 11 पूरा। ठीक है, क्लास 12th में भी जब जाओगे वहां भी आपको न्यूटन से पीछा नहीं छूटेगा। 80% जो सिलेबस है न्यूटन, आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, डी ब्रॉगली, रदरफोर्ड, जो थॉमसन, इन्हीं सब के बारे में जो है पढ़ोगे, जो कि 1900 के पहले के थे। लास्ट के एक दो चैप्टर जो कि पिछले साल से मतलब इस साल से क्या हुआ है, वो लास्ट चैप्टर भी क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो बहुत छोटा सा स्मॉल पोर्शन है सेमीकंडक्टर नाम से क्लास 12th में, वहां पर आप थोड़ा बहुत मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ोगे कि कैसे ऑपरेट करते हैं रेडियोस, मोबाइल्स। ठीक है, उसके बाद जब आप हायर क्लासेस में जाओगे या आप इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पर जो है आप मॉडर्न फिजिक्स के बारे में जो ज्यादा स्टडी करोगे। ठीक है, वैसे सिलेबस में जो है चेंज करना चाहिए एनसीईआरटी को, सीबीएसई को जो है, कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और हम लोग जो है क्लासिकल फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, हो सकता है इन फ्यूचर अगर चेंज हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल आपके लिए तो चेंज नहीं है, आपको इसी क्लासिकल फिजिक्स से जो है रूबरू आपको होना है। ठीक है, चलो, ये पूरा जो मैंने आपको बताया ये पूरा चीज जो है वही डिटेल में आपको समझाया हुआ है, आप पढ़ सकते हो इजिली। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब आगे देखते हैं हम लोग फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी एक दूसरे से जो है कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, कैसे जुड़े हुए हैं उसी के बारे में जो है हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि इनमें क्या आपस में कनेक्शन है। देखो, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है जो हमको प्रिंसिपल्स के बारे में, नॉलेज के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे बर्नौली प्रिंसिपल हो गया, न्यूटन्स के प्रिंसिपल हो गए, आइंस्टीन के प्रिंसिपल हो गए। तो उस प्रिंसिपल को यूज करके जब हम लोग कोई एक चीज बनाते हैं, कोई मशीन बनाते हैं, कोई डिवाइस बनाते हैं, किसको यूज करके, फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज करके जब हम लोग कोई डिवाइस बनाते हैं तो वो कहलाता है, फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज करके कोई नया चीज बनाना कहलाता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी क्या है, जो हमारे लिए काम का चीज नहीं है उसको फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग उससे क्या करें, कुछ नया चीज अगर यूजफुल बना सकते हैं तो वो कहलाता है हमारा टेक्नोलॉजी। मतलब अगर मैं आपको इन शॉर्ट बोलूं तो उसका मतलब क्या है, जो नॉन रिसोर्सेस है, जो हमारे लिए काम का नहीं है ऐसा हमको लगता है, इन नॉन रिसोर्सेस को फिजिक्स के प्रिंसिपल के बेसिस पर रिसोर्सेस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी क्या है, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि बर्नौली एक प्रिंसिपल है कि कोई चीज ऊपर कैसे उड़ेगी, जब जो वस्तु, जैसे एरोप्लेन कैसे ऊपर उड़ता है, तो ये मान लो एक एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन है, ये ऊपर उठने वाला है, तो ये ऊपर तभी उठता है जब इनमें, इस एरोप्लेन में और इस ग्राउंड में क्या हो, इन दोनों के बीच में जो है प्रेशर डिफरेंस हो। आप पढ़ोगे अभी बर्नौली प्रिंसिपल, जब प्रेशर डिफरेंस होगा तभी वो एरोप्लेन क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले किसने बताई थी, बर्नौली ने बताई थी कि देखो भाई, अगर आप किसी चीज को उड़ाना चाहते हो तो उस चीज के और ग्राउंड के बीच में एक पर्टिकुलर प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। उसी का स्टडी किया किसने, राइट ब्रदर्स ने, और उन्होंने क्या बना दिया, एरोप्लेन बना दिया। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, जेम्स वाट करके, जिन्होंने स्टीम इंजन बताया। ठीक है, स्टीम इंजन जो है इन्होंने बताया कि स्टीम इंजन क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर ऐसा रहोगे, इसमें आप जब पानी डालोगे या कोई फ्यूल डालोगे तो वो फ्यूल क्या होगा, बर्न होगा, और बर्न होकर हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस जब होगा तो उस हीट को हम लोग यूज कर सकते हैं किसी चक्का को घुमाने में, किसी मशीन को घुमाने में। तो ये प्रिंसिपल हमको बताया था वॉट ने स्टीम इंजन के बारे में। ठीक है, उसी को यूज करके हम लोग क्या किए, इसी स्टीम इंजन के प्रिंसिपल को यूज करके हमने क्या बनाया, बाइक्स बनाए, कार्स बनाए, ट्रक बनाए। ठीक है, ये सब क्या है, उसी के बेसिस पर है। हम लोग अपने बाइक में क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं,
तो वो क्या हो गया, फ्यूल। वो पेट्रोल कहाँ जाता है, सिलेंडर में। सिलेंडर के अंदर में उसका क्या होता है, फ्यूल का जो है बर्निंग होता है। जब फ्यूल का बर्निंग होता है तो वहां से हीट प्रोड्यूस होता है। जब हीट प्रोड्यूस होता है तो उस हीट को यूज हम लोग करते हैं बाइक्स के व्हील्स को रोटेट कराने के लिए, ठीक है। उसमें और भी अदर होते हैं, जैसे कनेक्टिंग रॉड हो गया, शाफ्ट हो गया, टीडीसी हो गया, बीडीसी हो गया। अभी पढ़ोगे आगे एक एक करके, अभी तो मैं सिर्फ ट्रेलर बता रहा हूँ आपको। तो स्टीम इंजन के प्रिंसिपल को यूज करके ही हमने क्या बना दिया, देखो हमने एक बाइक बना दी, हमने कार बना दी, ठीक है। उसी तरीके से ढेरों एग्जाम्पल है, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर हमने फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज करके जो है हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। अभी जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी कहीं ना कहीं इसके प्रिंसिपल को यूज करके बना होगा। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फिजिक्स के प्रिंसिपल को ही यूज करके जो है बना है। समझ में आ गया। तो हर जगह आपको फिजिक्स दिखेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि फिजिक्स जो कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, आप इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। बस आपको सोचने की जरूरत है कि ये फिजिक्स के किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये फिजिक्स के किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं, हमने फिजिक्स और टेक्नोलॉजी तो आपस में कनेक्ट कर दी। अब हम लोग देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी सोसाइटी के लिए कैसे क्या है यूजफुल है। तो देखो, पहले जब मोबाइल फोन नहीं था, तो जब लोगों को एक दूसरे के यहाँ मैसेज भेजना होता था, तो क्या करते थे, वो मैसेज भेजने के लिए जो है या तो किसी आदमी को भेजते थे, या वो क्या करते थे, खुद जाते थे। तभी दो लोगों में क्या हो सकता था, इंटरेक्शन जो है हो सकता था, ठीक है। लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसने क्या किया कि आप बिना एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट के भी एक दूसरे से बात कर सकते हो करके उसने एक टेक्नोलॉजी बनाई, जिसको हम लोग बोलते हैं टेलीफोन। अच्छा, ये नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि टेलीफोन का जो है सबसे पहली बार जो है किसने बनाया था, टेलीफोन सबसे पहले किसने बनाया था, आप मेरे को बताना, ठीक है। एक आदमी था जिसने बोला कि बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी दो लोगों में बात हो सकती है, और उसी पागल इंसान ने क्या बनाया, टेलीफोन। तो टेलीफोन बनाया तो देखो हमारे लिए कितना ज्यादा यूजफुल हो गया। जहां पर अगर हमको कोई अर्जेंट काम होता था, मान लो मैं यहाँ पर हूँ और मेरा फ्रेंड यहाँ से 2000 किलोमीटर जो है दूर रहता है, और मेरे को उससे बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है, तो मेरे को जाना पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं कि 2000 किलोमीटर में उड़ के चले जाऊंगा, ठीक है, टाइम तो लगेगा, एक दिन दो दिन लगेगा, ठीक है। लेकिन उसी टेलीफोन की वजह से अब मैं एक दो घंटे क्या, एक दो सेकेंड में उससे क्या कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तो इससे सोसाइटी के जो कंफर्ट लेवल है वो इंक्रीज हुए कि नहीं, सोसाइटी में जो है स्टेबिलिटी, सोसाइटी का जो है लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ कि नहीं। पहले फिजिकली जाना पड़ता था, अब फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, वर्चुअली हम लोग बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो सोसाइटी का जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो है इससे सुधरा है, ठीक है। ये तो हमने मोबाइल फोन की बात की। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर सोसाइटी को जो है फिजिक्स ने बहुत बड़ा चीज दिया है। जैसे पहले अगर किसी को कैंसर हो जाता था, या हैजा हो जाता था, या प्लेग हो जाता था, या काला अजर हो जाता था, तो उसका जो है ट्रीटमेंट जो है ऑलमोस्ट नहीं था। अगर था भी तो वो आयुर्वेद था, और वो आयुर्वेद जो है वो 100% जो है बोल, अगर हम लोग बात करें तो वो क्योर नहीं कर पाता था, ठीक है। आयुर्वेदिक दवाई सिर्फ क्या करता है, लॉन्ग टर्म तक खाने से जो है वो अगर स्टार्टिंग में कोई बीमारी है तो उसको ठीक कर सकता है। लेकिन अगर कोई बीमारी फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है तो उसको कोई नहीं आयुर्वेदिक दवा जो है नहीं बचा सकता, उसको सिर्फ कौन बचा सकता है, टेक्नोलॉजी। कैंसर की थेरेपी होती है, उसके जिस पोर्शन पर, जिस सेल पर कैंसर है, उसको लेजर लाइट से, थेरेपी से उसको जलाया जाता है, उसको खत्म किया जाता है। और वो किससे बना है, फिजिक्स के प्रिंसिपल के बेसिस पर ही एक्सरे काम करता है। एक्सरे, गामा रेज, बीटा रेज, इन सब का प्रोडक्शन, इन सब की इंटेंसिटी किसके वजह से है, फिजिक्स की वजह से। समझ में आए। तो सोसाइटी को जो है इसने मेडिकल के फील्ड में भी जो है क्या किया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है दिया है, ठीक है। समझ में आ गया। तो एक तो मोबाइल फोन हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हमारा एजुकेशन हो गया। जैसे अगर ये इंटरनेट नहीं होता, तो अगर आपको कोई चीज अगर पढ़नी होती तो आपको क्या करना पड़ता, आपको बुक्स ढूंढने पड़ते, ठीक है। और जिस चीज में अगर आपको कंफ्यूजन है, उस चीज के लिए आपको एक पूरा का पूरा बुक भी पढ़ना पड़ सकता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, तो आपको डिक्शनरी में जाके जो है ABCDEFG W तक जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू गूगल।
गूगल में जब टाइप करोगे मीनिंग ऑफ व्हाट करके तो वहां पर उसका डेफिनेशन आ जाएगा, वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा। तो ये क्या है, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है कि नहीं। ठीक है, तो साइंस जो है भगवान से कम नहीं है अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, ना भगवान से ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, कम भी नहीं है ना ज्यादा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हर फील्ड में, एक फील्ड की बात नहीं है, हर फील्ड में जो है इसका क्या है, यूटिलाइजेशन है। समझ में आ गया। तो इसने टेक्नोलॉजी के थ्रू और अब सोसाइटी को जो है क्या किया है, बहुत बड़ा जो है अपना कंट्रीब्यूशन जो है, अपना सर्विस जो है दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये बोलोगे सर कि आप तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स बता रहे हो, ड्रॉबैक नहीं बता रहे हो। ठीक है, तो आप सही बोल रहे हो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, एक हेड होता है एक टेल होता है, सुने होंगे। तो उसी तरीके से साइंस के अगर प्रॉस हैं तो उसके कॉन्स भी हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, अब देखो ह्यूमन के पास तो अपना सेंस होता है कि कौन सा चीज सही है कौन सा चीज गलत है, वो उसको क्या करता है, सोच समझ के अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के पास कोई इमोशन नहीं होती है। मान लो अगर आपका हाथ जो है, अगर बाइक घूम रहा है व्हील उसमें घुस गया, तो वो जो व्हील है वो ये नहीं सोचेगा कि अरे मेरे मालिक का हाथ इसमें फंस गया मैं रुक जाता हूँ। उसका काम क्या है, घूमना। तो अगर आपका हाथ आपके व्हील में फंस गया तो वो उसको क्या करेगा, घुमाता रहेगा, चाहे आपका हाथ टूट जाए चाहे आपको पेन हो कुछ भी हो। ठीक है, तो इमोशन नहीं है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे साइबर क्राइम्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये भगवान है, मैंने बोला ना। लेकिन अगर हम लोग अगर पॉजिटिव बातों को देखें तो ये इतना ज्यादा कंफर्ट है कि हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके से गॉड का ही क्या है, रूप है करके। ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स के जो है, टेक्नोलॉजी हो गया, सोसाइटी हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आपको जैसे यहाँ पर जो है दिया हुआ है, देखो साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, उसका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है वो दिया हुआ है, और वो कंट्री कहाँ का था ये दिया हुआ है। तो ये टेबल आपको याद करना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ देता है कि आर्किमिडीज जो है इसने किस प्रिंसिपल को बताया था। ठीक है, तो आर्किमिडीज ने बताया था बोयेंसी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ लेवल, क्लास 9th में पढ़ा होगा, याद करो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पानी में जब हम लोग किसी चीज को डालते हैं तो फ्लोट करता है, ये वगैरह। ठीक है, ये कहाँ के थे, ग्रीस के थे। गैलीलियो गैलीली, लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, उसी का इनर्शिया, ये कहाँ के थे, इटली के थे। क्रिश्चियन हाइकन, वेव थ्योरी, लाइट की वेव थ्योरी के बारे में इन्होंने बात किया था, हॉलैंड। और ये तो न्यूटन चाचा जानते ही होंगे। ठीक है, आधा दुनिया आधा फिजिक्स तो इसीलिए कवर कर रखा है, न्यूटन ने और आइंस्टीन ने। ठीक है, ये न्यूटन भैया हो गए और आइंस्टीन चाचा हो गए, ये दोनों जो है मिलकर पूरा का पूरा फिजिक्स के क्या है, दो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ठीक है, ये जो है आपको पूरा कम से कम सब चीज अगर याद नहीं कर सकते तो जैसे थॉमसन हो गया, न्यूटन हो गया, फैराडे हो गया, जो मेन मेन है वो चीजें आप याद रखो, आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलो इधर और भी दिया हुआ है देखो। ठीक है, अब इसमें क्या करना, सबको याद करो चाहे ना करो, स्पेशली इंडियंस को याद रखना। जैसे देखो सीवी रमन, सीवी रमन जो है वो इंडिया के थे। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने क्या किया था, किसके बारे में किया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद मेघनाथ साहा, थर्मल आयोनाइजेशन, सत्येंद्र नाथ बोस, क्वांटम स्टैटिक्स, इन्हीं की बेसिस पर एसएन बोस और आइंस्टीन ने मिलकर जो है मैटर का फिफ्थ स्टेट भी डिस्कवरी किया था। ठीक है, ये हो गए। और इंडिया में कौन हो गए, यहाँ पर देखो होमी जहांगीर भाभा, जिनके नाम पर जो है क्या है, बहुत बड़ा एक एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, तो ये एक और हो गए एस चंद्र एस चंद्रशेखर, इसको भी जो है याद कर लेना। ठीक है, अरे ये पाकिस्तान के बड़े भैया भी मिल गए। ठीक है, इसको भी देख लेना। ठीक है, पाकिस्तान का नाम कहीं पर अच्छे जगह पहली बार देखने को मिल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, और टेक्नोलॉजी हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फोर्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं क्लास 11th में जो है फोर्स से ही रिलेटेड आपको हर चीजें जो है क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर कि पुशिंग और पुलिंग एक्शन इज नोन एज फोर्स। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन ये कौन से क्लास का डेफिनेशन है, ये क्लास 6 का बच्चा अगर अगर 6 का बच्चा मेरे सामने बोलता कि सर पुशिंग और पुलिंग एक्शन इज नोन एज फोर्स, तो हम उसको शाबाशी देगा। लेकिन अगर क्लास 11 का बच्चा अगर ऐसा बोलेगा कि सर फोर्स इज अ पुशिंग और पुलिंग एक्शन,
तो उसको शाबाशी देने के बजाय एक झापड़ पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। क्लास 10 तक आप सारा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, सोशल पढ़ते थे। अब 11th में अगर आए हो तो आपके पास 3 चीजें हैं, PCM या PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये है। समझ में आए तो थोड़ा सा अपना सोचने का स्टैंडर्ड इंक्रीज करो, ठीक है। तो फोर्सेस क्या होते हैं, देखो पुशिंग और पुलिंग एक्शन ये छोटे क्लासेस के बच्चों के लिए सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये फोर्स का डेफिनेशन जो है गलत है, लेकिन जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ होता है उसी हिसाब से हमारी डिमांड भी बढ़ती है, ठीक है। पहले हम लोग 2 रोटी से काम चला लेते थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो 5 रोटी खाते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो हम लोग नहीं बोलते कि मैं बचपन में 2 रोटी खाता था तो बड़ा होऊंगा तो भी 2 ही रोटी खाऊंगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप बड़ा होते जाते हो आपके डिमांड भी जो है इंक्रीज होते जाते हैं। उसी तरीके से जब आप हायर क्लासेस में जाते जाओगे तो हर टीचर का एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि आप उसको अच्छी अच्छी चीजों से जो है नए नए तरीके से उसको क्या करो, डिफाइन करो, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग फोर्स का बात करें तो फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस, ठीक है। फोर्स जो होता है वो 2 ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक 100 किलो का एक वेट टांग दूं यहाँ पर एक स्ट्रिंग के थ्रू, और अगर मैं यहाँ पर दूसरा स्ट्रिंग टांग दूं, ये है 50 केजी का, ये है 100 केजी का, और ये है 50 केजी का। तो इन दोनों मासेस के बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है, भले ही हमको नहीं दिख रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फोर्स लगे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, भले दूर से कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। तो इन्हीं दोनों मासेस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स बोलते हैं। समझ में आ गया? सो फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं। तो आपने छोटे क्लासेस में जो है बहुत सारे टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है पढ़े होंगे, जैसे फ्रिक्शन फोर्स पढ़े होंगे कि फ्रिक्शन के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कर सकते हैं, ये पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग एक चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, एक फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स होता है जो कि उसको वापस खींच लेता है, ठीक है। एक ऐसा चीज होता है कि जैसे लोहे का एक बहुत बड़ा जो चीज है वो पानी के अंदर में डूब जाता है, लेकिन लोहे का जहाज जो है नहीं डूबता है। क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि पानी के ऊपर वाला जो सरफेस उस पर क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है जो कि उसको डूबने नहीं देता। तो ये भी एक तरीके का फोर्स है। उसके बाद आपने ये पढ़ा होगा कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ठीक है, एडेसिव फोर्स क्या होता है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बोयंसी फोर्स क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे। विस्कस फोर्स क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपने फोर्सेस के बारे में जो है पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे ही। जैसे मैंने कोहेसिव एडेसिव सरफेस टेंशन बोला ना, ये एक एक चैप्टर है आपके, आपको पढ़ने ही है, ठीक है। अभी तो देखो हमारा फिजिक्स में थ्रस्ट एरिया क्या था, चीजों को छोटा करना और इजी करना। कम से कम पढ़ें हम लोग और इजी वे में पढ़ें, ये हमारा क्या रहता है, मेन टारगेट रहता है। तो अब देखो 10 जगह मैंने बात किया, 10 फोर्सेस काम कर रहे हैं। कोहेसिव फोर्स कहीं दूसरे जगह काम करता है, एडहेसिव फोर्स कहीं और काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स कहीं और काम करता है, ग्रेविटेशन फोर्स कहीं और काम करता है, बुयंसी फोर्स कहीं और काम करता है, विस्कस फोर्स कहीं और काम करता है। तो ये सब क्या है, अलग अलग फोर्सेस है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हम इतने सारे फोर्सेस के बारे में क्यों पढ़ें, कोई ऐसा कोई फोर्स नहीं है क्या जिससे हम लोग एक फोर्स को पढ़कर इन सब चीजों को हम लोग क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। उसी चीज का जो है डिस्कवरी जो है साइंटिस्ट लोगों ने स्टार्ट किया। हमेशा अपने माइंड में एक चीज याद रखना, कीप इन योर माइंड, इन फिजिक्स यू हैव टू बी सिंप्लीफाइड, यू हैव टू बी सिंपल। आपको सिंपल रखना है, आपको चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। कॉम्प्लेक्स जो करेंगे बायो वाले करेंगे, कॉमर्स वाले करेंगे, वो उनका टेंशन है। अगर आप फिजिक्स का पढ़ रहे हो तो आपका फिजिक्स में जो है सिर्फ एक ही मोटो होना चाहिए कि मैं चीजों को कैसे इजी करूं, कैसे लोगों के लिए कंफर्ट करूं, ठीक है। तो इतने सारे फोर्सेस हम पढ़ना नहीं चाहते थे,
हमने क्या किया, इन सबको रिप्लेस करना स्टार्ट किया, ठीक है। और हमने सबको क्या किया, एक इंडिविजुअल फोर्स के बेसिस पर जो हमने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। और वो एक इंडिविजुअल फोर्स क्या था, वो एक इंडिविजुअल फोर्स था ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। इन सब के बजाय हम लोग किस फोर्स से पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स। और साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि हम लोग हर प्रिंसिपल को, हर फिनोमिना को क्या करेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स के बेसिस पर जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन किया भी गया। कैसे एक्सप्लेन किया गया कि हम लोग जमीन पर क्यों चल पाते हैं, ग्रेविटी के कारण। हमारे पास मास है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के पास भी, अर्थ के पास भी मास है, तो दो ऑब्जेक्ट के पास मास रहने से क्या होता है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, इसीलिए हम लोग चिपके हुए होते हैं, ठीक है। जब हम लोग स्पेस पे जाते हैं तो वहां पर हम लोग चल नहीं पाते, क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो हमने इसको ग्रेविटी से एक्सप्लेन किया। उसके बाद जब हम लोग एक चीज को ऊपर फेंकते हैं, ग्राउंड से ऊपर फेंकते हैं, तो वो चीज नीचे क्यों आ जाती है कुछ टाइम बाद, तो रीजन है ग्रेविटी उसको खींच लेता है, ठीक है। उसके बाद टाइड्स क्यों आते हैं ओशन में, उसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके कारण टाइड्स आते हैं, ठीक है। सन के चारों तरफ जो है, ये अगर सन है, सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूमते हैं और एक पर्टिकुलर रास्ते में ही घूमते हैं, अपना रास्ता नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते भाई, क्योंकि सन के पास भी मास है, इस प्लेनेट के पास भी मास है। जब मास रहेगा दोनों में फोर्स रहेगा, ये इसको खींच के रखेगा। तो हमने मोशन को हमने किससे एक्सप्लेन कर दिया, ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरीके से हमने चीजों को जो है कम करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब हमने सोचा कि अब हम लोग सारे प्रॉब्लम्स को सिर्फ जो है एक ही सॉल्यूशन से जो है क्या कर सकते हैं, एक ही चीज से जो है सॉल्व कर सकते हैं, और उसका नाम क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन क्या हुआ, कुछ चीजें ऐसी थी जिसको हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स से जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, ठीक है। वहां पर हमको कोई दूसरा चीज जो है हमको वहां पर जो है जरूरत पड़ी। अब कैसे जरूरत पड़ी दूसरे फोर्स की, देखो अभी तक साइंटिस्ट बहुत खुश थे कि अब हमको सिर्फ एक ही फोर्स पढ़ना पड़ेगा और एक ही फोर्स से पूरे दुनिया के हर फिनोमिना को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो रेनिंग हो, बारिश क्यों होती है, हवा क्यों चलता है, सब चीज हम लोग इसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं करके। लेकिन कुछ जगह हुआ जहां पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है काम नहीं आया। जैसे अगर ये एक बोर्ड है मान लो, ठीक है, एक बोर्ड है, इस बोर्ड पर मैं चौक से क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। तो चाक जो था, जो चौक था, उसके जो पार्टिकल्स थे पहले आपस में चिपके हुए थे, इनमें क्या था, कोहेसिव फोर्स था। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जब एक ही टाइप के फैमिली के लोगों में फोर्स लगता है सेम सेम टाइप के चीजों में, तो उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, दो अलग अलग चीजों में लगना। तो ये पार्टिकल्स आपस में क्या थे, चिपके हुए थे। लेकिन जब मैंने इसको यहाँ पर रब किया, इसको घिसा, तो मैंने देखा कि इसके पार्टिकल जंप करके यहाँ चले गए, ठीक है। कैसे गए, यहाँ तो ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पर ग्रेविटी है, नहीं है ग्रेविटी, कहाँ है, देखो ग्रेविटी कहाँ होता है, तो ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, यहाँ तो इसके पास मास है मान लेते हैं, लेकिन डस्ट पार्टिकल तो यहाँ पर जो चिपक गया, जबकि ग्रेविटी फोर्स नहीं है, ठीक है। तो ग्रेविटी फोर्स नहीं होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर इसमें घिस के जो है लिख पा रहा हूँ, तो जरूर यहाँ पर कोई दूसरे टाइप का फोर्स होता होगा करके ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने सोचा। तो पहले जहां खुश हो रहे थे एक होता है करके, तो फिर साइंटिस्ट ने बोला चलो एक से भले दो सही, ठीक है। तो दूसरा इन्होंने एक और फोर्स ढूंढा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या होता है, एक चीज से इलेक्ट्रॉन का निकल कर जो है दूसरे चीज में क्या होना, चले जाना, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं, खींचते हैं दोनों को एक दूसरे के साथ, तो इसमें से चार्ज निकलकर इसमें चले जाते हैं, या तो इसमें से चार्ज निकलकर इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, यहाँ पर कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी भी साइंटिस्ट क्या थे, सेटिस्फाइड थे कि अब हम लोग को दो फोर्स पढ़ना पड़ेगा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको बोल देंगे कि ये ग्रेविटेशनल फैमिली का पार्ट है, और जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा हम लोग उसको क्लासिफाइड कर देंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है। समझ में आ गया, तो जहां पर ग्रेविटी नहीं है मतलब डेफिनेटली वहां पर कौन है, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब भी साइंटिस्ट जो है क्या हो रहे थे, नाच रहे थे, ठीक है, क्योंकि या तो ए होगा या फिर बी होगा। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, एक ग्रेविटी का दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का,
तो अगर ग्रेविटी से उस चीज को नहीं समझा पा रहे हो कि चौक को जो है चौक को रब करने से क्यों लिखा रहा है, अगर आप ग्रेविटी के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो तो सिंपली आप बोल दो इसको हम लोग किससे एक्सप्लेन करेंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फैमिली का है कि नहीं। तो अभी भी जो है साइंटिस्ट क्या थे, बहुत ज्यादा खुश थे कि दो ही चीज चलो हमको पढ़ना पड़ेगा करके, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब एटम बम बना, ठीक है, एटम बम बना या फिर जो है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे जो है क्या हुआ और ज्यादा जो है स्टडीज होते गया, ठीक है, एटम बम पर आएंगे अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर जो है और स्टडीज हुआ और एक साइंटिस्ट थे कूलॉम्स, ठीक है, कूलॉम्स ने बोला कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं तो हमको पता चल गया था, और कूलॉम्स ने बोला था कि दो चार्जेस के बीच में क्या होता है, फोर्सेस लगते हैं। जैसे सेम सेम चार्जेस अगर हैं तो रिपल्शन फोर्स होगा, नेगेटिव नेगेटिव में भी रिपल्शन फोर्स होगा, और इन दोनों में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। मतलब सेम चार्ज में रिपल्शन होगा, अपोजिट चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये सब चीजें हमको पता चल गई थी। फिर हमारा ध्यान और गया जब हमने क्या किया, किसी एटम के बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट किया। एटम के बारे में हमारे ध्यान कैसे गया, तो देखो हम ये चाहते थे, ये समझना चाहते थे कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया की सबसे छोटी सी चीज कौन सी है जिससे पूरा दुनिया जो है बना हुआ है, ठीक है। तो हमने पहले सोचा कि मटेरियल सबसे छोटा होता है, फिर हमने सोचा मटेरियल नहीं होता है, मॉलिक्यूल सबसे छोटा होता है, फिर हमने सोचा कि मॉलिक्यूल से भी छोटा क्या होता है, एटम होता है, फिर हमने सोचा कि एटम से भी छोटा न्यूक्लियस होता है, फिर उसके बाद और पता चला कि न्यूक्लियस से भी छोटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे छोटा सा चीज ढूंढ लिया, और सबसे छोटा सा चीज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, जो किसी एटम के अंदर में होते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जो है घूमते रहते हैं। इतना चीज हमने क्या किया, स्टडी किया। अब जब हमने इस चीज के बारे में स्टडी किया कि एटम के अंदर में बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज एक साथ रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, तब हमारा ध्यान गया कूलॉम्स के इस रूल पर कि दो पॉजिटिव चार्जेस या दो नेगेटिव चार्जेस तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, लेकिन किसी एटम के अंदर में तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कैल्शियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, मतलब इसके अंदर में 20 प्रोटॉन होंगे, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो 20 प्रोटॉन कैसे एक जगह रह सकते हैं? एक तरफ तो कूलॉम बोलता है कि दो चार्जेस एक दूसरे को बहुत तेजी से धक्का देते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर 20 चार्जेस एक साथ कैसे इकट्ठा रहते हैं, ठीक है। तो इसको ना तो हम लोग ग्रेविटी से एक्सप्लेन कर सकते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स से एक्सप्लेन कर सकते थे क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स से हम लोग वहीं पर एक्सप्लेन कर सकते थे जहां पर मासेस हो और दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन हो। तो यहाँ तो अंदर की बात है, यहाँ तो मास है ही नहीं और है तो नेग्लिजिबल है। ना ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल यूज करते तो प्लस और प्लस ट्रिपल हो जाना चाहिए था और ये न्यूक्लियस क्या हो जाना चाहिए था, टूट जाना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं टूट रहा है। तो फिर हमने सोचा कि ऐसा नहीं है, एक और टाइप का फोर्स होता है, दो नहीं अब दो से तीन सही, और उसका नाम क्या है, ये किसी एटम के न्यूक्लियस में हो रहा है। उस तीसरे फोर्स का नाम हमने क्या रख दिया, न्यूक्लियर फोर्स जो है हमने रख दिया। क्या नाम रखा, न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ गया। और न्यूक्लियर फोर्स कहाँ होता है, किसी एटम के अंदर में होता है, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल है और ये जो क्या है हमारे पास न्यूक्लियर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इन तीनों की अगर हम लोग बात करें तो इन तीनों में जो है ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये न्यूक्लियर फोर्स जो है हमको अपनी आंखों से जो है नहीं दिखता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स है, ये दोनों चीजें हमको क्या होती हैं, अपनी आंखों से जो है दिखती हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं या हमारे सेंस ऑर्गन्स उसको सेंस कर सकते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स था जिसको हम लोग जो है नहीं देख सकते थे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, और शुरू के जो दोनों फोर्स थे वो क्या थे, मैक्रोस्कोपिक। दो बताया था ना, बड़े लेवल पर मैक्रो और छोटे लेवल पर माइक्रो, तो न्यूक्लियस वाला क्या है, माइक्रो वाला है, ठीक है। फिर कूलॉम्स ने जो है एक और चीज बताया था कि जिस तरीके से एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसी तरीके से ना तो हम लोग चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम लोग चार्जेस का क्या कर सकते हैं,
प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग एक एटम बम को फोड़ते हैं तो एटम बम जब टूटता है तो एटम बम का पहले कुछ मास रहा होगा, 5 kg सपोज मास है, ये टूट कर क्या होता है, पूरा का पूरा मास गायब हो जाता है। मास गायब हो गया, इसका मतलब उसके भीतर के सारे पार्टिकल्स गायब हो गया। ठीक है, तो एक तरफ फिर कूलम बोलता है कि चार्ज को ना तो हम लोग खत्म कर सकते ना ही बना सकते हैं, लेकिन एटम बम वाला तो मास क्या हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया, चार्जेस खत्म हो गए। तो फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने के लिए आया हमारा आइंस्टीन भैया। ठीक है, कौन आया, आइंस्टीन। और आइंस्टीन ने बोला कि ऐसा नहीं है कि सारे चार्जेस डिस्ट्रॉय हो गए। इसने बोला कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मास, मास और एनर्जी में रिलेशन है, विच इज वेरी फेमस इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो वो मास, वो चार्जेस कहीं गायब नहीं हुए हैं, वो क्या हो गए हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं। पहले मास के फॉर्म में थे, एटम बम मास के फॉर्म में था, जब वो टूटा तो एनर्जी बन गया। ठीक है, तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया कि चार्जेस डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं करके। ठीक है, फिर हमने और स्टडी किया कि जब न्यूक्लियस टूटता है, जैसे एटम बम टूटता है, तो यहाँ से बहुत सारे क्या होते हैं, पार्टिकल्स निकलते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स जो है निकलते हैं। तो इन सब पार्टिकल्स में भी क्या होता है, एक तरीके का फोर्स होता है। ठीक है, अल्फा में, बीटा में, गामा में, इन तीनों में एक तरीके का रिलेशन होता है। लेकिन ये इनके बीच का जो फोर्स होता है, वो न्यूक्लियस में जिस तरीके से पॉजिटिव चार्ज को बांधने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, इसके कंपैरिजन में ये फोर्सेस क्या होते हैं, वीक होते हैं। मतलब मैं आपको बोलूं कि न्यूक्लियस के अंदर के जो फोर्सेस होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसके कंपैरिजन में अल्फा, बीटा और गामा के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होता है, वीक होता है। तो फिर हमने क्या किया, एक चौथा फोर्स मान लिया, और वो भी कैसा था, न्यूक्लियर फोर्स। तो एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन पर लगता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कि अल्फा, बीटा, गामा जो वहां से पार्टिकल निकलते हैं उनके बीच में होता है। और ये दोनों चीजें हमारी आंखों से नहीं दिखती हैं, इसके लिए हमको माइक्रोस्कोप, अदर चीजें यूज करनी पड़ती हैं, इसीलिए हम लोग इन पर ज्यादा फोकस जो है अभी 11th क्लास में नहीं करें। ठीक है, बाकी हमारा फोकस कहाँ रहेगा, ग्रेविटेशनल पर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर जो है रहेगा। तो इन चारों फोर्सेस को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, इन सबको फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। मतलब नेचर में अगर हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें तो चार होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर आप वैसे जनरल बात करोगे तो सैकड़ों फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शन, कोहेसिव, एडहेसिव, लेकिन मेन जो फंडामेंटल फोर्सेस वो कितने हैं, चार हैं। समझ में आ गया। ठीक है, तो चार फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब अगर हमसे बात करूं मैं, इन चारों फोर्सेस में जो है क्या डिफरेंस है, तो देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सोर्स है वो है ऑब्जेक्ट का मास, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो सोर्स है वो क्या है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियर फोर्सेस तो पता चल गया, एटम के अंदर में जो न्यूक्लियस होते हैं उसका नेचर है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये दोनों क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं, बहुत लॉन्ग, इनफाइनाइट तक जो है इनका फोर्स जो है काम करता है। जैसे एक गैलेक्सी में एक सन यहाँ पर है और उस गैलेक्सी में एक जो स्टार है वो यहाँ पर, जो कि बहुत ज्यादा दूर पर है, कई करोड़ किलोमीटर दूर, फिर भी इन दोनों में फोर्स लग सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों के पास मास है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इनफाइनाइट लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करता है, वर्क करता है। उसी तरीके से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसका जो नेचर होता है वो नेचर सिर्फ होता है अट्रैक्टिव नेचर। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करते जाना। ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स है मास, ये लॉन्ग इनफाइनाइट रेंज का फोर्स है, इसका फोर्सेस का जो नेचर होता है वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये अट्रैक्ट ही करता है। समझ में आ गया। उसी अट्रैक्शन की वजह से तो हमारे सैटेलाइट, हमारे जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है। और अगर हम लोग बात करें इन सब फोर्सेस में से सबसे जो है पॉपुलर फोर्स की बात करें, तो सबसे पॉपुलर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक है। और ये क्या है, इन चारों के मुकाबले सबसे वीक भी है। ग्रेविटेशनल से जो है 10 टू दी पावर 36 टाइम्स क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इससे भी 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो सोर्स है वो है चार्ज। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, चार्ज। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सकता है, ट्रांसमिशन कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है। जैसे अभी हमने रिसेंटली क्या किया था, मंगलयान को जो है हम लोग मून पर लैंड कराने की कोशिश किए थे ना, तो वहां से वो क्या किया था, सिग्नल हमको इसरो सेंटर तक भेजा था कि नहीं। तो देखो कहाँ इसरो है और कहाँ मून है, तो ये कैसे आया, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आया। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेस होते हैं ये भी लॉन्ग इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जहां ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एट्रैक्टिव नेचर का था, वहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट भी कर सकता है और ये क्या कर सकता है, रिपल भी कर सकता है। जैसे अगर प्लस और प्लस रहेंगे तो रिपल करेगा, माइनस और माइनस करेंगे तब भी रिपल करेगा। इन दोनों ही केस में रिपल करेगा। लेकिन जब प्लस माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। समझ में आ गया। तो ये दोनों लॉन्ग रेंज हैं, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। इसका सोर्स जो है चार्ज है और ये इसके मुकाबले ग्रेविटेशनल के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये तो किसी एटम के अंदर में होने वाला फिनोमिना है, जो कि बेसिकली कहाँ पर आएगा, ये मॉडर्न फिजिक्स में जो है आएगा। और ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 गुना ज्यादा जो है क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके मुकाबले न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, कम होता है। तो सबसे ज्यादा फोर्स किस पर लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, फिर दूसरा ये, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सबसे कम कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो ये न्यूक्लियर फोर्स जो तभी काम कर सकते हैं जब दो पार्टिकल एक दूसरे के बहुत नजदीक हो। मान लो ये दोनों पार्टिकल इतने नजदीक है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है 10,000 न्यूटन का। जैसे इनके बीच का डिस्टेंस आप डबल कर दोगे, ये फोर्स इससे 10 टू दी पावर 7 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ाने से ये दोनों फोर्सेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर एक दूसरे के नजदीक है चार्जेस, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इन्हीं दो के बीच में जो है फोर्सेस जो है लगता है। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है, उसी का दिया हुआ है। देखो कौन सा दिया हुआ है, टुवर्ड्स द यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। हमने बता दिया कि यूनिफिकेशन का फोर्सेस कैसे होता है, कैसे हमने यूनिफाइड किया। चार फोर्सेस हमने बनाए, बहुत सारे फोर्सेस थे, उनमें से हमने चार फोर्स बनाए, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पर जो है दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, ये भी हमने पढ़ दिया है। साइंटिफिक मेथड में किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से नेचर के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स के रूल के साथ उसको मैच करना चाहिए, ये सब चीजें हम लोग इसमें डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब एक और टेबल आपको यहाँ पर पढ़ना है, वो है साइंटिस्ट के बारे में, स्पेशली ये भैया के बारे में पढ़ लेना, न्यूटन चाचा के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेना कि इन्होंने क्या क्या काम किया था, इसका बर्थडे कब था और क्या क्या चीजें इन्होंने डिस्कवर जो है की थी। ठीक है, उसके बाद एक और चीज पढ़ना सीवी रमन के बारे में। ठीक है, ये हमारे इंडिया के जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इसके बारे में जो है आप डिस्कस कर लेना, पढ़ लेना। इन्होंने जो है रमन इफेक्ट के बारे में जो है डिस्कवरी किया था। ठीक है, कि समुद्र का कलर जो है नीला क्यों होता है, ये सब के बारे में जो है इन्होंने ही क्या किया था, डिस्कस जो है किया था। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 1। हमने जितना काम का चीज हमको जानना था हमने उतना चीज पढ़ लिया। अगर आपको फिर भी और भी कम लगता है तो आप एक बार बुक को रीड कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बुक्स में भी जो है दी है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब कि फिजिक्स की दुनिया कैसी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम लोग मेन फिजिक्स की तरफ जो है स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ ट्रेलर देखा था, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, चैप्टर 2 से आपका मेन पिक्चर जो है, पहला एपिसोड वहां से चालू होगा। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, वीडियो शेयर करते रहो। कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ सजेशन आपकी तरफ से देना है कि सर आप इसमें थोड़ा सा और पिक्चर डाल देते या कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते, अगर आपका सजेशन, अगर आपका फीडबैक मेरे को सही लगेगा, आपको जरूरी लगेगा,
तो मैं डेफिनेटली उसको क्या करूंगा, इसमें ऐड करूंगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।